अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, परम आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी, और आज हमारे प्रांत के संरक्षक परम आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी, और उपस्थित हमारे सम्मानीय संचालक महोदय, और उपस्थित सभी हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, और उपस्थित मीटिंग में सभी सम्मानित जनों को सब मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज एक संकल्प दिवस है। वैसे तो हमारे देश में हमारे महापुरुषों के द्वारा लिए गए संकल्पों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें तथागत सम्यक संबुद्ध संकल्प लेते हैं बोध प्राप्ति के बाद, और इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए संघ का निर्माण करते हैं और भारत को बौद्धमय बनाते हैं। संकल्प सम्राट अशोक भी लेते हैं कलिंग विजय के बाद, कि जब वो हथियार त्याग करके करुणाशील समाधि से इस देश में बौद्ध में भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। संकल्प परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी लिया कि जब उन्होंने येवला की डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डिसाइड किया कि आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, इट इज इन माय कंट्रोल and my birth was not in my control, so that was beyond my control, but I will not die as a Hindu, it is in my control. So बाबा साहेब अम्बेडकर संकल्प लेते हैं कि मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरा संकल्प है। और रहबर मान्यवर काशीराम जी भी संकल्प लेते हैं इस देश में, जब वो इस देश में समता मैत्री भाईचारे के आधार पर, समता स्वतंत्रता बंधुत्व के आधार पर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर इस देश में बहुजन समाज के लिए एक आंदोलन चलाते हैं। तो एक संकल्पों की लंबी श्रृंखला है, बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संकल्प जो इस देश में परिवर्तनकारी है वो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का संकल्प है, जो 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब अम्बेडकर लेते हैं। और उस संकल्प की पृष्ठभूमि में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कटु अनुभव इस देश की अमानवीय क्रूर सामाजिक व्यवस्था से एक संघर्ष होता है, और न केवल उनका बल्कि संपूर्ण समाज का। और उनके पिताजी जो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, और उनके अंदर एक मार्शल एक विल थी, उनका भी संघर्ष इस समाज की अमानवीय व्यवस्था से होता है। तो संकल्प ये अचानक 23 सितंबर 2017 को नहीं होता है, इस संकल्पों की एक श्रृंखला रही है। और उस श्रृंखला को देखते हुए परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद बड़ौदा आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होते हैं, और उसके बाद जनवरी 1913 में उनके पिताजी की अस्वस्थ होने की सूचना उन्हें मिलती है टेलीग्राम के द्वारा। 2 जून को जाते हैं, उनके पिताजी वहां एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद जून 1913 में बड़ौदा के महाराजा शहाजी गायकवाड़ जी, जो इस देश में एक सामाजिक व्यवस्था के बदलाव के बहुत सशक्त पक्षधर थे, उन्होंने
स्कॉलरशिप की घोषणा की और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस घोषणा के आधार पर उसके लिए तुरंत आवेदन पत्र दिया और आवेदन पत्र उनका स्वीकार होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के समक्ष शर्त रखी जाती है कि आप अमुक विषयों में ये डिग्री हासिल करेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए ये स्कॉलरशिप थी जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मोरल फिलॉसफी, इन शब्दों का, इन विषयों का चयन बाबा साहेब अम्बेडकर करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 में एमए की डिग्री हासिल करते हैं और उसी दौरान वो थीसिस भी लिखते हैं अपनी, कास्ट इन इंडिया। दिस पेपर was appreciated by Maharaja of Baroda when he gone through this paper. उसी दौरान में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन में जाते हैं और वहां से वो ग्रेज इन से बारट लॉ की डिग्री लेते हैं और वहीं पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी एमएससी की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उस स्टडी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंडिया वापस आते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए बड़ौदा को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपनी कैबिनेट में रखना चाहते थे, बट लेकिन इनिशियल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उनको एक मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट पर उनको नियुक्त किया जाता है। इट्स ए बिग पोस्ट। मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिसके अंडर में पूरी मिलिट्री होती है और इट्स वेरी हाईली रिगार्डेड पोस्ट। बट होता क्या है कि उस पोस्ट पर नियुक्त होने के बाद भी परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर को जो सम्मान, जो रिगार्ड उनके ऑफिशियल वर्क में मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। एक चपरासी भी उन्हें पानी पिलाने से कतराता है, एक चपरासी उनको फाइल देने से भी कतराता है, फाइलें फेंक करके देता है, और सिर्फ इसलिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक अनटचेबल कास्ट से हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात को रियलाइज किया कि कास्ट लोगों के माइंड में है। कास्ट किसी के एजुकेशन एक्वायर करने से या ओहदा एक्वायर करने से उसकी कास्ट इंडिग्निटीज जो है वो खत्म नहीं होती है। इवन बाबा साहेब अम्बेडकर को एक झकझोरने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है कि जब उन्हें एक रेजिडेंस नहीं मिलता है, और रेजिडेंस सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि ही बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट। इवन पारसी धर्मशाला में जाते हैं, पारसी धर्मशाला में जाने के बाद भी वहां पर भी उनको अपनी कास्ट के कारण रूम नहीं मिलता है। रूम मिलता है तो उन्हें नाम बदल के रहना पड़ता है, और जैसे ही लोगों को पता लगता है कि भाई ये पारसी नहीं है, ही इज फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, तो लोग उसका विरोध करते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर को इन सब परिस्थितियों में वहां से ये डिसीजन लेना पड़ता है, वो उस जॉब को क्विट करते हैं। और इस तारीख को 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ौदा छोड़ते हैं और वो बाहर निकलते हैं
और एक पार्क में बैठते हैं और वहां संकल्प लेते हैं कि जिस व्यवस्था से मैं या मेरा अनपढ़ समाज जूझ रहा है, मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, अच्छी कद काठी शकल सूरत और पर्सनैलिटी रखने के बावजूद भी मुझे यहां समान मानवीय दर्जा नहीं मिल रहा है। तो अगर ये हाल मेरा है, ये मेरे जैसे आदमी का ये हाल है, तो व्हाट अबाउट दोज हु आर इलिटरेट और दोज हु आर पुअर लिविंग इन विलेजेस, जिनके पास किसी प्रकार की ना बोलने की अभिव्यक्ति की शक्ति है, ना व्यवहार कुशलता है, ना उन्होंने कभी पढ़ना लिखना सीखा है, ना कलम चलाने की ताकत है, ना अपनी बात कहने की हिम्मत है। आखिरकार उन लोगों का क्या हाल होगा? और ये अमानवीय व्यवस्था जब तक नहीं बदली जाएगी, जब तक इस देश में जाति है। तो बाबा साहेब अंबेडकर ये सबसे बड़ा संकल्प लेते हैं इस देश की व्यवस्था परिवर्तन का, और उस संकल्प के साथ परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर निकलते हैं। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर के इस संकल्प के बाद आप समझ सकते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश में कितने सामाजिक आंदोलन चलाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर कितनी पत्र पत्रिकाएं निकालते हैं लोगों को जगाने के लिए, चाहे वो बहिष्कृत भारत अखबार हो, चाहे बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो, मूक नायक हो। इस देश के बहुजनों को जगाने के लिए, इस देश के अंतर्मन को झकझोरने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर अपनी लेखनी का सहारा लेकर के पत्र पत्रिकाएं निकालते हैं और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर एक संघर्ष का रास्ता, जमीनी संघर्ष का रास्ता भी अख्तियार करते हैं, चाहे वो कालाराम मंदिर प्रवेश का संघर्ष हो, चाहे चौदार तालाब का संघर्ष हो। ये सभी जमीनी संघर्ष भी बाबा साहेब अंबेडकर करते हैं। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर यही नहीं रुकते। बाबा साहेब अंबेडकर इस देश में बहुजनों की स्थिति को अंग्रेजों के समक्ष रखने के लिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं और सिर्फ विषयों को टच कर रहा हूं, अदरवाइज डिटेल्स बहुत सारे हैं जिनको मैं अगर आपके समक्ष रखूंगा तो हमारे सम्मानीय दूसरे वक्ताओं का समय शायद मैं बेईमानी से खा जाऊंगा। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, चाहे 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे 31 की हो, चाहे 32 की हो। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिस दमदारी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर इस देश की सामाजिक स्थिति का बखान करते हैं, इस देश में हरिजनों की बात करने वाले सभी नेता फीके पड़ जाते हैं। उनको, अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि सही मायने में सामाजिक सुधार की बात करने वाला, सही मायने में एक डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टैब्लिश करने वाला कोई लीडर अगर भारत में है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करता है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है, वो एक लीडर है और जिसके पास तथ्य हैं अपनी बात को पुष्ट करने के, वो है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर को तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को स्पेशली इनविटेशन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक एक साल के अंतराल पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने एक थीसिस लिखने में जितना टाइम लगता है, शायद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस भारत की विविधता भरे भारत की, जिसमें जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विविधताएं हैं, और ऐसे विविधता भरे भारत की वस्तु स्थिति को अंग्रेजों के सामने रखने में कितनी बड़ी थीसिस तैयार की होगी,
वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत मानसिक कसरत की और उस कसरत के आधार पर जब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी बात को रखा तो अंग्रेजों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने डबल वोट का राइट दलित्स को देने के लिए, अनटचेबल्स को देने के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस को देने के लिए तैयार कर लिया। साथियों, उसके बाद आपको मालूम है कि हमारे देश में हमारे कल्याण की बात करने वाले, बदनीयती से हमारे कल्याण की बात करने वाले लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लाए गए इस अधिकार को हमसे छीना। अब उनको, जिन लोगों का आज महिमा मंडन हो रहा है या जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त है, उन्हीं राष्ट्रपिता को एक तरफ लोग गोली से मारते हैं और उन्हीं राष्ट्रपिता का आज लोग महिमा मंडन करते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता के लोग शायद उस आदमी के अंतर मन की बात को समझ गए होंगे कि वो आदमी अंतर मन में कहीं बदनीयत लिए हुए था, जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लाना ही नहीं चाहता था, जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से हमारे कल्याण के लिए, हमारी बेहतरी के लिए जो अधिकार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संघर्ष करके लाए गए, उनको छीनने का काम किया। साथियों, ये संकल्प अगर बाबा साहेब अम्बेडकर हर स्टेज पर अगर ये संकल्प नहीं लेते और उस संकल्प के साथ मानसिक कसरत नहीं करते तो शायद ये अधिकार हमें नहीं मिलते। साथियों, अब आप समझ सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी विद्वत्ता का परिचय जो वायसराय की काउंसिल में एज ए लेबर मेंबर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी विद्वत्ता का परिचय उस टाइम पर भी दे दिया था और वो कई कमेटीज के मेंबर वहां पर रहे थे और उन्होंने जो सराहनीय काम किया था वो वायसराय की काउंसिल ने भी उसका बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जब चुनाव हार जाते हैं तो एक आदमी जो उनका विरोध करता है, जो उनका धुर विरोधी होता है, वो आदमी बाबा साहेब अम्बेडकर की शख्सियत की ताकत को पहचान जाता है और वो पहली मुलाकात में ही पहचान जाता है। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में असफल होते हैं जाने के लिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे पहली सिफारिश वही व्यक्ति करता है कि अगर इस आदमी को अगर हमने संविधान सभा में नहीं लिया तो हमारा संविधान निर्माण का जो कार्य है वो बखूबी नहीं हो पाएगा, वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल विद का नाम लोग सुझाते थे कि भाई इनकी जगह पर इस आदमी का नाम लिया जाए, इस आदमी को भारत के संविधान के निर्माण का काम दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जिसमें सर आइवर जेनिंग्स, आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे बड़े संविधानविद उस समय पर सर आइवर जेनिंग्स थे। सर आइवर जेनिंग्स का नाम बहुत लोगों ने सुझाया था कि भाई भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर आइवर जेनिंग्स को इनवाइट किया जाए। साथियों, ये हमारे लिए फक्र की बात है कि जो आदमी धुर विरोधी था और जो विरोध करता था उसने सर आइवर जेनिंग्स का नाम न स्वीकार करके बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम प्रस्तावित किया और बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में चुन करके आए। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर बनते हैं, वहां उनकी एक पहली जीत होती है और इस संकल्प को लेते हैं कि जो हार पूना पैक्ट के बाद मेरी हुई है या मेरे संघर्ष को जो एक सेटबैक मिला है पूना पैक्ट के बाद, शायद उस कमी को मैं आज संविधान सभा में आने के बाद मैं उस कमी को पूरा कर पाऊंगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर इस संकल्प के साथ संविधान सभा में प्रवेश करते हैं। साथियों, संविधान सभा में कई कमेटियां बनती हैं और मैं सभी का डिटेल देंगे तो बहुत टाइम लगेगा।
कई कमेटीज बनती हैं और प्रत्येक कमेटी पर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो काम होता है वो बहुत उत्कृष्ट कोटि का, उच्च कोटि का होता है। और हर कमेटी के काम को देख करके, बाबा साहेब अम्बेडकर के सुझावों को देख करके, रिकमेंडेशंस को देख करके संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत हो जाते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मसौदा समिति का सदस्य बनाया जाए। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर बनते हैं, सर्वसम्मति से बनते हैं। और संविधान मसौदा समिति के सदस्य बनने के बाद साथियों, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की विद्वत्ता का एक उत्कृष्ट और एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है कि जो आदमी संविधान सभा का सदस्य बनता है और संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद मसौदा समिति का सदस्य बनता है और मसौदा समिति के सभी सदस्य सर्वसम्मति से बाबा साहेब अम्बेडकर को मसौदा समिति का चेयरमैन नियुक्त करते हैं। ये अपने आप में उस लेवल से और उस लेवल तक पहुंचने की जो यात्रा है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की कुशाग्र बुद्धि का, एक सशक्त लेखनी का ये एक प्रमाण है। तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर यहां ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, आज दुनिया में संविधानों की समीक्षा हुई है। संविधानों की समीक्षा के दौरान में ये पाया गया है कि भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे अच्छा संविधान है। और आज एक बात सिद्ध हो गई है कि सर आइवर जेनिंग्स जो उस टाइम के संविधानविद थे, उनसे भी बेहतर संविधानविद बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने आप को सिद्ध किया है। इसका एक जीता जागता प्रमाण है कि दुनिया के जितने भी संविधान बने हैं उन संविधानों की औसत आयु 37 वर्ष रही है और भारत के संविधान ने आज आप सबको मालूम है 73 वर्ष की जिंदगी जीने के बाद भी भारत का संविधान इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में कायम है। ये भारत के संविधान की एक मिसाल है। और साथियों, सर आइवर जेनिंग्स को श्रीलंका का संविधान बनाने का, मसौदा बनाने का जिम्मेदारी सौंपी गई। सर आइवर जेनिंग्स को, जो दुनिया के सबसे अच्छे संविधानविद थे। श्रीलंका का संविधान 7 साल की जिंदगी जीने के बाद निरस्त कर दिया गया। डेमोक्रेसी क्रम्बल हो गई, दुनिया की डेमोक्रेसी लड़खड़ाई है, दुनिया की सशक्त डेमोक्रेसी के संविधान बदले गए हैं, लेकिन भारत के संविधान में जिस तरीके से संघात्मक ढांचे को अख्तियार करके एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्वीकार करके और एक सशक्त केंद्र को बना करके और संघीय ढांचे को तैयार करके और केंद्र और राज्यों में एक तर्क संगत शक्तियों का बंटवारा करके और उनके अधिकारों का बंटवारा करके जिस प्रकार से भारतीय संविधान की रचना की गई है, आज भारत का संविधान न केवल भारत के लोकतंत्र को सशक्त बना रहा है बल्कि दुनिया के सामने भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत मिसाल पेश कर रहा है। तो साथियों, आज भारत में जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था संविधान सभा में प्रवेश करने से पहले कि जो पूना पैक्ट में मेरी हार हुई है, जिस सामाजिक न्याय की गंगा को मैं प्रवाहित करना चाहता था, मैं इस अवसर का लाभ लेकर के भारत के संविधान में उस कानूनी प्रावधानों का एक समावेश करूंगा कि जो इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र स्थापित होगा। और उस बात के लिए साथियों, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है
और उस प्रस्तावना में जिन शब्दों का चयन करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस दूरदृष्टि का परिचय दिया है कि जिस प्रस्तावना के विरुद्ध जो आज भारत के संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसमें परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता और वो भारत के संविधान की मंशा को व्यक्त करता है, भारत में एक सामाजिक न्याय की गंगा को प्रवाहित करता है, भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और सार्वभौम संपन्न सत्ता भारत के हाथ में सौंपता है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की उस दूरदृष्टि का परिचय है साथियों। नहीं तो जो आताताई लोग, जो लोग इस देश में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, आज अगर उनके मार्ग में अगर कोई बाधा है, अगर उनके मार्ग में कोई अड़चन है या उनको ऐसा करने से रोकने की किसी में शक्ति है, तो वो शक्ति है बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचे गए संविधान में। साथियों, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए 23 सितंबर 1917 के संकल्प को आज यहां दोहराता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने जो भी आंदोलन चलाए, जो भी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, या सर समय का ध्यान रखें प्लीज। ये सारी बातें बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संकल्प के मुताबिक जमीन पर उतारने का काम किया है। तो मैं आज इस संकल्प को स्वयं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी इस अवसर पर एक छोटा सा संकल्प लूं और जो भी समय मेरी जिंदगी का बचा है मैं उसे सार्थक तरीके से इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कायम करने के लिए संघर्ष करूं आप सभी के साथ मिलकर के। पुनः संकल्प दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।